देखिए, चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन दीपिका को हमने आज ड्यूटी दे दी है कि भाई सबको आज चाय पिलानी होगी। मेरी हमेशा ड्यूटी रहती है वाली। आज मौसम क्योंकि बहुत ठंडा है, जिसकी तरफ केतली होगी उसकी ड्यूटी होगी, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, फिर मैं आपके साइड भी रहूंगी। लेकिन आज शगुफ्ता को दे दो, उनकी आवाज से मुझे ज्यादा जरूरत है। प्लीज पास ऑन कर दीजिए, आपको ज्यादा जरूरत वैसे है। मेरी हो गई है आज की नवजोत, हो गई? मुझे लग रहा है फिर भी आपने कहा है तो कल का जो मौसम ठंडा है ना, उससे आपको ये हुआ है। कल का मौसम नहीं, मेरा तो मौसम फ्राइडे से ठंडा चल रहा है। कफ जाने में थोड़ा टाइम लगता है, बट हो जाएगा। देखिए, इनको ना सर्दियां आने से पहले इनको सर्दी लग गई है। वो जो शरद ऋतु में बोल रहे हैं ना मौसम का बदलाव, वो सबसे पहले मेरे ऊपर आया। एकदम, हाँ बिल्कुल। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त जो है ना, ऑफिस के बाहर भी जब हम आ रहे थे बारिश हो रही थी, अभी भी बारिश जैसा माहौल है। बीती रात से आई थिंक नोएडा में तो लगातार बारिश हो रही है। मुझे पता चला है कि बारिश हो रही है, मैंने जो महसूस किया। बीती रात से बारिश हो रही है, तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए पहाड़ पर बर्फ और मैदान में किस तरह से बारिश इस वक्त देखने को मिल रही है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिनको नजदीक से निहारने के लिए आपको बताया, उसको एंजॉय करने के लिए लोग वक्त भी देते हैं, पैसे भी खर्च करते हैं, और बिना किसी चीज की परवाह किए हुए वो पहुंचते हैं चांदी सी बरसती बर्फबारी को देखने के लिए। जी हाँ, कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर से इस वक्त ढक गई हैं, और ये बर्फीली वादियां न केवल स्थानीय लोगों को खुश कर रही हैं, बल्कि पर्यटकों के लिए तो बिन मांगा ये तोहफा जैसी हैं। बिल्कुल, तो वहीं कुछ मैदानी इलाके ऐसे भी नजर आ रहे हैं जहां पर बारिश भी काफी ज्यादा देखी गई है। हिमाचल से कश्मीर तक हिमपात की ये तस्वीरें मन को मोह लेने वाली है। कश्मीर के ऊपरी इलाके में रविवार से शुरू हुई बर्फबारी के कारण पहाड़ी चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढक चुकी है। इन दिनों इन इलाकों में पहुंच रहे सैलानियों के लिए ये हिमपात कुदरत की शानदार सौगात से कम नहीं। कश्मीर घूमने आए पर्यटक मौसम के इस बदले हुए मिजाज का खूब मजा ले रहे हैं। गुलमर्ग की वादियों में हिमपात के बीच कहीं लोग बर्फ से खेलते नजर आ रहे हैं, तो कहीं सेल्फी लेकर इस माहौल को यादगार बना रहे हैं। मैं हरियाणा से हूँ और स्पेशली हम यहाँ स्नोफॉल देखने के लिए आ रहे थे। हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि स्नोफॉल मिलेगा हमें, लेकिन क्या बात है, मिला है। फेज 2 पे काफी मजे आ रहे हैं। हमारे साथ बच्चा है हमारा, वो भी बहुत मजे कर रहा है। बहुत स्नो के साथ खेलने में बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय है। ऐसे बोलते हैं ना कि कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है, वो गुलमर्ग में है कश्मीर जो स्वर्ग है वो। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि अक्टूबर के महीने में मुझे ये स्नोफॉल पहला सीजन का देखने मिलेगा। मैं बहुत एक्साइटेड थी स्नोफॉल के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे, तो हम लोग को कल पता चला और इस कारण हम लोग आए। और माशाल्लाह से यहाँ पे स्नोफॉल अच्छा दिख रहा है और यहाँ का व्यू तो पूरा इंडिया में मशहूर है। जैसे पहलगाम भी गए हम लोग, सोनमर्ग भी गए कल, बट आज यहाँ पे जो स्नो मिला इसका व्यू ही अलग है। मतलब ग्रीन वाला का व्यू अलग है और इसका व्यू तो बहुत ही ज्यादा अलग है, माशाल्लाह की। कश्मीर में गुलमर्ग के साथ साथ बांदीपुरा, गुरेज, राजदान टॉप और पीर की गली सहित कई इलाकों में बर्फबारी का ऐसा ही नजारा दिख रहा है, जो सैलानियों को आकर्षित करने के लिए काफी है। फिलहाल आप सब अभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पीर की गली में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जमकर बर्फबारी हो रही है और हुई भी है, जिसमें लगभग कम से कम 2 से 3 इंच जो है बर्फ एक्यूमुलेट की जा चुकी है। पीर की गली के साथ साथ कुपवाड़ा हो, राजदान टॉप हो, गुरेज हो, गुरेज के साथ साथ गुलमर्ग हो, या और भी कुछ इलाके हैं, बलाई इलाके, जिनमें बर्फबारी जो है अभी जारी है। कश्मीर के सिंथन टॉप, अनंतनाग, जोजिला पास, गुमरी और मिनी मर्ग इलाकों में भी माहौल ऐसा ही दिख रहा है। कश्मीर की इन वादियों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ बिखरी हुई है। पहाड़ी चोटियों से लेकर पेड़ पौधों और मकानों तक हर चीज बर्फ में लिपटी नजर आ रही है। स्थानीय लोग और पर्यटक इस हिमपात से बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं।
बहुत अच्छा लग रहा है। अक्टूबर के महीने में ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी हुई। इधर हम टूरिस्ट के लिए आया सर इधर में, तो इधर बहुत मज़ा आ रहा है सर। अब बर्फबारी में इतना अच्छा है कि हम और शूटिंग भी किया है, तो इस खुशी में एकदम इतना अच्छा लग रहा है। इतना मैं तो ज़िंदगी में पहली बार इधर में आया है, घूमने के लिए आया था, तो बर्फ़ गिर गया, तो उस खुशी में हम एकदम क्या बोलते हैं बर्फ़ में फ़ोटो भी किया है, वीडियो भी किया है, बहुत अच्छा लगा। मौसम विभाग ने हाल ही में पहाड़ों में बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया था और अब हिमपात हो रहा है, तो इन इलाकों की सूरत बदलती नजर आ रही है। साथ ही सर्दी का भी खास एहसास होने लगा है, क्योंकि पहाड़ों में जोरदार बर्फ पड़ रही है, तो कश्मीर के निचले इलाके झमाझम बारिश से तरबतर हो रहे हैं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटे जोरदार बर्फबारी की चेतावनी जारी की है, लिहाजा लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। तो देखिए कश्मीर में आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है मौसम और इस बदलते मौसम की वजह आखिर क्या है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अशरफ वानी। पूरे जम्मू कश्मीर में सोमवार सुबह से जमकर बारिशें हो रही है और पहाड़ों पर इस मौसम की पहली बर्फबारी ने दस्तक दी है। कश्मीर के पहाड़ों पर हुई जबरदस्त बर्फबारी के बाद कश्मीर में अब ठंड के मौसम की शुरुआत हुई है। तापमान में जबरदस्त गिरावट आई है। यहां तक कि अगर श्रीनगर की बात की जाए तो सोमवार में दिन का अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेंटीग्रेड था और रात में अगर बात करें तो तापमान 10 डिग्री से भी नीचे लुढ़कने का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग ने इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर पहले ही लोगों को आगाह किया था और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में प्रशासन भी इस बारिश और बर्फबारी को लेकर सतर्क हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर अचानक जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश के अधिकतर हिस्सों और दुनिया में मौसम में ये बदलाव कैसे हो रहे हैं। जानकारों का कहना है कि जिस अंदाज से इस साल गर्मी चरम पर थी, बहुत ज्यादा तापमान देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रिकॉर्ड किया गया है, उसी अंदाज से ठंड भी होगी। यानी जो बर्फबारी है वो भी ज्यादा होगी और तापमान में भारी गिरावट आने वाले महीनों के दौरान देखी जाएगी। दरअसल अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में पिछले कई सालों से ग्लोबल वार्मिंग के इन असरों को देखा जा रहा है। जब ठंड होती है तो कड़ाके की ठंड होती है, जब गर्मी आती है तो बहुत भयानक गर्मी हो जाती है, जब बारिशें शुरू हो जाती हैं तो कई दिनों तक बारिशों का सिलसिला चलता है और जब सूखा आता है तो वो भी काफी लंबे समय तक रहता है, जिससे आम जनजीवन पर भी फर्क पड़ा है और कहीं न कहीं सबसे महत्वपूर्ण खेती पर भी असर पड़ने लगा है। कश्मीर में ये मौसम जो है वो हार्वेस्टिंग का है। अभी भी कश्मीर के अधिकतर इलाकों में सेब की कटाई चल रही है, सेबों को उतारा जा रहा है पेड़ों से और दूसरी तरफ जो है शाली भी कई इलाकों में काटी गई है, तो उस बीच उस पर इस मौसम की मार भी नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 2 दिन तक होने वाले इस मौसम में बदलाव के बाद बुधवार से मौसम फिर संभलेगा। गुड न्यूज टुडे के लिए श्रीनगर से अशरफ वानी। तो कश्मीर के बर्फीले पहाड़ जो आपने देख लिए, अब आपको हिमाचल प्रदेश लिए चलते हैं जहां की ऊंची चोटियां भी बर्फ से ढकी हुई हैं। जी हाँ, यहाँ लाहौल स्पीति, रोहतांग, अटल टनल या कुल्लू, इनसे जुड़े तमाम ऊंचे इलाकों में बर्फबारी ने मौसम को सर्द बना दिया है। सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के भी ऊपरी इलाकों में हिमपात का ऐसा ही शानदार नजारा देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी से पूरा माहौल सफेदी में लिपटा नजर आ रहा है। लाहौल घाटी के ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी काफी हुई है, जबकि निचले हिस्सों में हल्का हिमपात हुआ है। हालांकि इसके कारण तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। ये तस्वीरें सैलानियों के पसंदीदा हिल स्टेशन जिस्पा की है, जहां घरों की छतों और सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी दिखाई दे रही है। हिमपात के कारण रोहतांग में अटल टनल के पास पूरी लाहौल घाटी बर्फ के आगोश में है।
अटल टनल, मढ़ी और रोहतांग के आसपास के क्षेत्रों में भी बर्फबारी हो रही है। इसके चलते कई स्थानों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। इलाके में बर्फ पड़ने से आवाजाही पर काफी असर पड़ रहा है। इससे बचने के लिए BRO सतर्क है और इसके पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं कि बर्फ जमने की स्थिति में सड़कों को खोलने के लिए तुरंत कार्रवाई की जा सके। इन इलाकों में आमतौर पर नवंबर के मध्य से नियमित हिमपात शुरू होता है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल में अगले कुछ दिनों तक इसी तरह हिमपात जारी रहा तो अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े से ही नियमित बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो सकता है। फिलहाल अगले 24 से 48 घंटे के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्के से मध्यम हिमपात और बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर और चंबा जिलों के कई हिस्सों में हल्की से मध्य बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी भी दी है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और सैलानियों से अपील की है कि वो ऊंची इलाकों की ओर न जाएं। एडवाइजरी जारी करके सफर से पहले मौसम की जानकारी लेने की सलाह भी दी गई है। उधर पूर्वोत्तर में सिक्किम के इलाकों से भी अच्छी खासी बर्फबारी की तस्वीरें आई हैं। यानी साफ है कि पहाड़ों में हर तरफ मौसम ने करवट ले ली है। बहरहाल पहाड़ों में हो रहे इस हिमपात का असर अब मैदानी इलाकों में भी नजर आ सकता है और इसी के साथ बाकी देश में भी सर्दी के सीजन के आगाज का एहसास हो सकता है। श्रीनगर से अशरफ वानी, पीर की गली से एजाज डार और लाहौल से मनिंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए बात अब उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड के 4 धामों में से केदारनाथ में भी बर्फबारी हो रही है। सीजन की पहली बर्फबारी है तो हेमकुंड साहिब से भी बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। इसके बाद अब ये मानकर चलिए कि अब केदारनाथ धाम हो या हेमकुंड साहिब, कम से कम इन ऊंची जगहों पर सर्दी का आगाज हो गया है। हालांकि आपको बता दें, 4 धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब में जारी यात्रा के तहत यहां पहुंच रहे तीर्थयात्रियों के लिए प्रशासनिक स्तर पर ठंड से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था की जा रही है। तो वहीं केदारनाथ धाम के लिए आज बर्फबारी के चलते हेलीकॉप्टर सेवाएं भी एहतियातन रोकी गई, लेकिन धाम में पहुंचे लोग इस बर्फबारी को खूब एंजॉय करते भी नजर आए। अब देखिए, मौसम क्योंकि धीरे धीरे सर्द हो रहा है, ऐसे में एवरेस्ट का क्लाइमेट तो अनएक्सपेक्टेड होता ही है। कभी बारिश, बर्फबारी तो कभी तूफान का जोर रहता है। और यही वजह है कि एवरेस्ट की चोटियों के पास बर्फीला तूफान भी आया है और बहुत सारे पर्वतारोही हैं जो कि वहां पर फंस गए हैं, जिनके रेस्क्यू के लिए भी लगातार टीमें पहुंच रही हैं। चारों तरफ बर्फीला तूफान, सिहरन पैदा करने वाला 0 से नीचे तापमान। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने का हर पर्वतारोही का सबसे बड़ा सपना होता है। ये काम जितना हैरत अंगेज है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे इन 1000 पर्वतारोहियों को रविवार को ऐसी ही चुनौती का सामना करना पड़ा। ये पर्वतारोही तिब्बत की तरफ से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे थे। करीब 4900 मीटर की ऊंचाई पर इनका सामना एक खतरनाक बर्फीले तूफान से हुआ। माउंट एवरेस्ट के पास इस बर्फीले तूफान ने इन पर्वतारोहियों के मिशन पर ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन इनके इरादे बुलंद थे, लिहाजा मुश्किलें खुद ब खुद घुटने टेक दी गई। पर्वतारोहियों के फंसे होने की खबर मिलते ही इस इलाके में एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बचाव के लिए रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और रास्ते से बर्फ हटाने के लिए सैकड़ों ग्रामीण भी सामने आ गए। घंटों की मशक्कत के बाद कोशिशें रंग लाई। ग्रामीणों और रेस्क्यू टीम ने बर्फीले तूफान के बीच फंसे सभी 1000 पर्वतारोहियों को सही सलामत बाहर निकाल लिया। मुसीबत से बाहर आकर पर्वतारोहियों ने भी राहत की सांस ली और अपने मिशन को नए जोश के साथ आगे बढ़ाया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं सुपरस्टार रजनीकांत की, जो कि सोशल मीडिया पर छाई हुई है।
जिन्हें लेकर कहा जा रहा है कि वो इन दिनों आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। सादगी से भरी रजनीकांत की इन तस्वीरों में वो स्टारडम से दूर एक आम इंसान की तरह सड़क किनारे पत्तल पर खाना खाते हुए आपको नजर आ गए। दूसरी तस्वीर में वो भगवान बद्री विशाल के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। रजनीकांत का सादगी से भरा ये जेस्चर फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। बताया जा रहा है कि रजनीकांत अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ हिमालय की यात्रा पर निकले हैं और ग्लैमर वर्ल्ड की चकाचौंध से दूर पहाड़ों में समय बिता रहे हैं। दूसरी तस्वीर में ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा में है। चर्चा एक सुपरस्टार की सादगी की है और उनके आध्यात्मिक सफर की भी है। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की इन सादगी भरी तस्वीरों को देखकर फैंस कह रहे हैं कि वो सुकून की तलाश में हिमालय की यात्रा पर हैं। अपने फैंस के दिल में भगवान की तरह रहने वाले रजनीकांत अब खुद आध्यात्मिक यात्रा पर निकल गए हैं। स्टारडम की चकाचौंध से दूर एक सिंपल जिंदगी जीते हुए रजनीकांत की ये तस्वीरें ऋषिकेश की बताई जा रही हैं, जहां एक फोटो में वे सफेद कपड़ों में सड़क किनारे पत्तल पर खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में वो कुछ लोगों के साथ बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि रजनीकांत शनिवार को ऋषिकेश स्थित स्वामी दयानंद आश्रम गए। यहाँ उन्होंने स्वामी दयानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने गंगा तट पर ध्यान भी किया और गंगा आरती में भी भाग लिया। उनकी यात्रा की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई। इससे पहले भी रजनीकांत की धार्मिक यात्राओं की तस्वीरें सामने आती रही हैं, जहाँ वो सिनेमा की चकाचौंध से दूर सादगी से भरा जीवन जीते हुए दिखाई दिए हैं। हाल ही में रजनीकांत ने सिनेमा में अपने 50 साल पूरे किए हैं और उनके फिल्म कूली ने भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। ऐसे में फैंस उनके इन तस्वीरों पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। फिलहाल रजनीकांत एक ब्रेक के लिए रुके हैं। आध्यात्मिक यात्राओं के साथ सिनेमा का सफर जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज पटना के लोगों को मेट्रो सेवा की सौगात मिली है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इसे हरी झंडी दिखाई। बता दें कि पहले फेज में ब्लू लाइन मेट्रो 4 स्टेशन के बीच में चलेगी। हमारे सहयोगी अनिकेत कुमार ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, सुनिए। पटना भूतनाथ मेट्रो स्टेशन तक चलेगी। आज आईएसबीटी स्टेशन से ही बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने इस मेट्रो का उद्घाटन कर दिया है और उन्होंने सबसे पहले मेट्रो की सवारी भी कर ली है। आईएसबीटी से मेट्रो की सवारी करते हुए नीतीश कुमार भूतनाथ मेट्रो स्टेशन तक पहुंचे थे और अब हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए यहाँ पर ये एलईडी स्क्रीन लगा है। पटना मेट्रो में आपका स्वागत है। वर्तमान स्टेशन 0 माइल, गंतव्य स्टेशन पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल। पटना में पहली बार मेट्रो ने दौड़ना शुरू कर दिया है। मेट्रो यहाँ पर दौड़ने लगी है। पटना की ये तस्वीर मेट्रो के अंदर की ग्राउंड रिपोर्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से इस मेट्रो में हम मौजूद हैं और मेट्रो चलना शुरू कर चुकी है। भूतनाथ स्टेशन से ये मेट्रो ने चलना शुरू किया है और अभी हम 0 माइल मेट्रो स्टेशन पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर में ये मेट्रो जो है वो 0 माइल मेट्रो स्टेशन पे पहुंचेगी और हम ये तस्वीर दिखाएंगे आपको कि पहले स्टेशन का जो सफर है वो हम लोगों ने पूरा लगभग कर लिया है, जहां से बस पकड़ने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। पटना बस टर्मिनल के पास, 0 माइल के पास, भूतनाथ के पास। तो ऐसे में इसके आसपास के लोग, जो भी पटना बाईपास के आसपास रहने वाले लोग हैं, उनके लिए जो है ये फायदेमंद होने वाला है कि जब कोई भी व्यक्ति पटना में जो है बस से दूसरे शहरों से पटना में पहुंचेंगे और उसके बाद टर्मिनल से जो है मेट्रो के सहारे जो है पटना के अलग अलग जगहों पर वो आ सकते हैं। देखिए, फेस्टिव सीजन चल रहा है और दीपावली से पहले खरीदारी भी जोरों पर चल रही है। ऐसे में जयपुर के एंटरटेनमेंट पैराडाइज के सेंट्रल लॉन में अ टच ऑफ क्लास शॉपिंग फेस्टिवल का भव्य आयोजन हुआ है। हमारी सहयोगी रिदम जैन इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं। देखिए, दिवाली आ रही है और दिवाली में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने घर को कैसे सजा रहे हैं और उसके लिए होती है ढेर सारी शॉपिंग।
घर सजाने की तैयारियां शुरू हो गई, कोई अपने घर को अलग अलग तरीके से रेनोवेट कर रहा है, तो कोई डेकोरेशन का आइटम ढूंढ रहा है कि इस बार किस तरीके से क्या नया उनको अपने घर में ऐड करना है। और ऐसे ही एक बड़ी सी एग्जीबिशन जो जयपुर में लगी है, अ टच ऑफ क्लास, नाम से ही पता चल रहा है कि कैसे आप अपने घर में या फिर अपने ऑफिस में एक क्लास ऐड कर सकते हैं। तो ऐसी एक एग्जीबिशन में मैं आ गई हूँ और वहीं की मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरीके से क्या क्या ऐसा नया आया है मार्केट में, जो अगर आप अपने घर या अपने ऑफिस में ऐड करेंगे तो एक क्लासी, एक नया टच तो उसको ज़रूर मिलने वाला है। और यहीं पे मैं देख रही हूँ कि कुछ स्टोन्स हमें नज़र आ रहे हैं, पत्थरों से बना हुआ कुछ अलग अलग इंटीरियर का सामान, होम डेकोर का सामान हमें नज़र में आ रहा है। तो हम पहले जानेंगे कि कौन सा ये पत्थर है और कैसे क्या बनाया जाता है। तो सर, आप सबसे पहले अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम एमडी शौकत अली है। और कहाँ से हैं आप? हम इंडिया से, मेरी कंपनी काबुल अफगानिस्तान की है। क्या सब बनाया हुआ? ये सब कुछ मुझे स्टोन से बना हुआ दिख रहा है, कौन सा स्टोन है? जो भी आइटम है एक सिंगल पीस से बना है। जैसे फ्लावर वास है 56 इंची हाइट का, एक पत्थर से बना हुआ है, उसको पूरा तराशा है, इसके अंदर लाइट डालेंगे ग्लो करेगा, सब नेचुरल कलर है। कौन सा पत्थर है ये? ऑनिक्स स्टोन है, ये हिलमन में इसका माइन से काबुल में मैन्युफैक्चर होता है। अच्छा, ये शेप वगैरह कैसे देते हैं, कारीगरी कैसे होती है? ये ग्राइंडर से कटिंग करके बनाते हैं, छेनी हथौड़ा से बनाते हैं, घिस घिस के रेगमाल से इसका शाइनिंग लाते हैं। इन मंदिरों की खासियत ये है कि सागवान की लकड़ी में बने हुए होते हैं, मतलब इसके अंदर दीमक नहीं लगती, कीड़ा नहीं लगता, लकड़ी में मुंह में नहीं आता। दूसरी बात की लकड़ी जगह नहीं छोड़ती। और इसके ऊपर जो पॉलिश होती है वो मेलामेंट होती है। मेलामेंट पॉलिश बहुत अच्छी पॉलिश होती है, इसकी लाइफ कम से कम 10 साल होती है। इसके बाद जैसे मान लो ये मंदिर है तो पूरे वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाए जाते हैं। यहाँ पे 200 ऐसी स्टॉल्स हैं जिसमें अलग अलग बहुत ही खूबसूरत होम डेकोर का सामान हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कैसे आप अपने घर को रेनोवेट कर सकते हैं, कैसे आप अपने ऑफिस को रेनोवेट कर सकते हैं, एक अलग टच, एक नया टच आप दे सकते हैं। ये आपको वैरायटी हमारे पास कम से कम तो 25 प्लस मिलेगा वैरायटी, एक से आपको 2500 से स्टार्टिंग है। ये आपको 3,20,000 तक आएगा आपको। ये पूरा हाथ का काम है और ये सब जैसे मॉडर्न टर्किश में आता है। खासियत इसमें क्या है, जो ये बनता है ये हैंडमेड है पूरा टोटल, और ये इसमें सिल्क लग ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे इसमें आपको एक्रेलिक और सिल्क 2 मिक्स होता है, इसमें पेवर सिल्क होता है। इसमें क्या कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ती है लेबर का, इसको बनने में भी टाइम लगता है, कम से कम 1.5 ईयर्स लगता है इसको बनने में। इसके लिए कॉस्टिंग इसकी ज़्यादा बढ़ जाती है। करीब करीब 5000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की रेंज यहाँ पे है। तो इसीलिए जितने भी जयपुर वासी हैं वो तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है जब तक ये एग्जीबिशन चल रही है तो यहीं उमड़ के आने वाले हैं और यहाँ से लगातार 5 दिन तक बहुत सारी शॉपिंग होने वाली है। कैमरामैन मनोज के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ टुडे जयपुर। जोधपुर में शुरू हुआ मारवाड़ महोत्सव 2025 रंगों, संगीत और परंपरा से भरपूर रहा। बीएसएफ के ऊंट दल ने जब गलियों से होते हुए उम्मेद स्टेडियम तक भव्य मार्च किया। बिल्कुल, तो वो नजारा देखने लायक था। शहर की रौनक और भी ज्यादा बढ़ गई। हर कदम पर महसूस हुई मारवाड़ की शान और संस्कृति, साथ ही उसका अभिमान भी देखने को मिला। तो देखिए मारवाड़ महोत्सव पर हमारी एक खास रिपोर्ट। जोधपुर की गलियां आज मारवाड़ की जीवन संस्कृति के रंगों से खिलखिला उठी। ढोल नगाड़ों की थाप और लोकगीत की धुनों के बीच पूरा शहर संस्कृति और परंपरा के रंगों में रंगा नजर आया। स्थानीय लोगों से लेकर पर्यटकों तक हर कोई इस ऐतिहासिक मारवाड़ महोत्सव में शामिल होने के लिए उत्सुक नजर आया। इस खास महोत्सव के आकर्षण का केंद्र बना बीएसएफ का ऊंट दस्ता, जो हर साल इस आयोजन में अपनी खास छाप छोड़ता है। क्योंकि ये कल्चर हमें आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो दौर देखा जाता है जो युवा कल्चरों में है सारा खत्म हो चुका है हमारा, तो इसी हम लोग बढ़ा रहे हैं उनको आगे। आके हमारी टीम भी आ रही है, हम लोग इसको करेंगे। घंटाघर से उम्मेद स्टेडियम तक ये दल राजस्थान शान और अनुशासन की मिसाल बनकर निकला। बीएसएफ के ऊँटों ने अपनी शानदार चाल और करतब से हर किसी का दिल जीत लिया। बीएसएफ का एक खास ऊँट दस्ता जोधपुर के विशेष प्रशिक्षण केंद्र में तैयार होता है, जो अपने अनुशासन और विशेष तालमेल के लिए जाना जाता है।
शाम होते ही जोधपुर का आसमान लोक संगीत से गूंज उठा। हर और उत्सव, उमंग और परंपरा का संगम नजर आया। मारवाड़ महोत्सव 2025 ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि राजस्थान की संस्कृति सिर्फ देखी नहीं, जी भी जाती है। बीएसएफ के ऊँटों की शान, लोक कलाकारों की धुन और मारवाड़ी महोत्सव की रौनक, सबने मिलकर मारवाड़ महोत्सव को बना दिया राजस्थान का खास पारंपरिक उत्सव, जहां हर रंग, हर राग, हर मुस्कुराहट कहती है यही है असली राजस्थान। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज शरद पूर्णिमा है और आज चंद्रमा अपने पूर्ण स्वरूप में तो दिखेगा ही। कहते हैं कि आज चंद्रमा से अमृत बरसता है, इसलिए आज की रात भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि शरद पूर्णिमा को दिखने वाले चंद्रमा को लेकर कई मान्यताएं भी हैं। लेकिन जापान में भी आजकल एक अद्भुत नजारा दिख रहा है। राजधानी टोक्यो में चांद के अनोखे स्वरूप को देखने के लिए भारी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है उसमें खास, चलिए आपको बताते हैं। धरती पर उतरा चांद, दीदार करने के लिए उमड़ रहे लोग। दरअसल यह नजारा जापान के टोक्यो का है। टोक्यो के शिमोकिताजावा में आयोजित होने वाली सालाना मून आर्ट नाइट चल रहा है। इसी आयोजन में लोगों को उत्सुकता बढ़ाने के लिए बड़ा सा चांद का प्रतिरूप बनाया गया है। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं। इस महोत्सव का प्रमुख आकर्षण 7 मीटर व्यास वाला चंद्रमा जो है। चांद थीम वाला ये कला महोत्सव 20 सितंबर को शुरू हुआ था, जिससे ये पूरा इलाका सांस्कृतिक और व्यावसायिक आकर्षण का केंद्र बन गया। विशाल चंद्रमा के साथ यहाँ एक चमकती हुई श्रोडिंगर की बिल्ली और खगोल विज्ञान थीम वाली एक स्थापना शामिल है, जिसमें फ्लोरोसेंट धागों को आवाज से जोड़ा गया है। यह अनोखा संगम सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कुल मिलाकर मून आर्ट नाइट एक फेस्टिवल जैसा लग रहा है, जिससे स्थानीय कारोबारियों को भी काफी फायदा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात न्यू मैक्सिको के शहर अल्बुकर्क की, जो एक बार फिर से रंगीन गुब्बारों से खिल उठा है। दरअसल यहाँ इन दिनों हॉट एयर बलून फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। और देखिए, इस फेस्ट में सैकड़ों हॉट एयर बलून एक साथ आसमान में उड़ते हुए दिखे गए। इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे। न्यू मैक्सिको का ये नीला आसमान और उसमें उड़ते ये सैकड़ों रंग बिरंगे गुब्बारे एक अलग ही नजारा पेश कर रहे हैं। ये खास मौका है न्यू मैक्सिको के अल्बकरीक शहर में आयोजित सालाना अंतर्राष्ट्रीय बलून फेस्टिवल का। अल्बकरीक में आयोजित होने वाले इस शानदार बलून फेस्टिवल की 53वीं वर्षगांठ पर सैकड़ों हॉट एयर बलून ने आसमान को रंगीन बना दिया। इस उत्सव के मॉर्निंग लॉन्च में एक साथ कई हॉट एयर बलून्स को एक साथ आकाश में छोड़ा गया। मॉर्निंग लॉन्च के इस शानदार इवेंट को मास ए सेंसेशन के नाम से जाना जाता है। इस दौरान यहाँ मौजूद लोगों का उत्साह देखते ही बनता था, जिससे इस सालाना आयोजन की रौनक और बढ़ गई। ये शानदार बलून फेस्टिवल हर साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में आयोजित किया जाता है, जो 9 दिनों तक चलता है। आयोजकों के मुताबिक 1972 में इस खूबसूरत बलून फेस्टिवल की शुरुआत की गई थी और अब ये दुनिया का सबसे बड़ा बलून उत्सव बन गया है। इस बार इस फेस्ट में 500 से ज्यादा गुब्बारों के शामिल होने की उम्मीद है। हर साल इस फेस्टिवल का हिस्सा बनने देश विदेश से लोग आते हैं, चाहे मैक्सिको आने वाले पर्यटक हों या फिर यहाँ के स्थानीय निवासी। सभी के लिए ये हॉट एयर बलून फेस्टिवल एक खास और यादगार अनुभव होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। रखिए अपना ख्याल। कल फिर होगी आपसे मुलाकात शाम 5 बजे चाय पर।